हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि अनामिका बी राजीव अचीव्ड व्हाट डिस्टिंक्शन इन द इंडियन नेवी, यानी कि अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना में कौन सा गौरव हासिल किया। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, यंगेस्ट वुमेन फ्लाइट कमांडर या फिर फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन अ नेवल शिप। कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्रेम सिंह तमांग पीएस गोले स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। प्रेम सिंह तमांग पीएस गोले भी ने कहते हैं, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। आपको जानना चाहिए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बने हैं लगातार दूसरी बार। हाल ही में इन्होंने शपथ भी ली है। आपको बता दें, जो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, इसने हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं सिक्किम में 32 में से 31 सीट्स इसने जीती है। सिक्किम के बारे में अगर हम बात करते हैं, कैपिटल गंगटोक है, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। और आपको एक बात और बता दें कि सिक्किम को द्रेनजोंग भी कहते हैं। अगर हम इसका तिब्बतन नाम बताएं तो त्रेनजोंग है, ठीक है। इसका मतलब वैली ऑफ राइस होता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले जाए कि किस राज्य को वैली ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है तो आंसर होगा सिक्किम। एसएससी ऐसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हु इज़ द न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मनसुख मांडविया। देखिए, मैंने अभी एक टेलीग्राम पर पोल भी चलाया था, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर चिराग पासवान किया हुआ था, क्योंकि कई सारी वेबसाइट चिराग पासवान इसका आंसर दिखा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह के भ्रम में नहीं रहना है, चिराग पासवान को ये खेल मंत्रालय नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी लीडर मनसुख मांडविया, इनको 2 मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो एनडीए कैबिनेट 3.0 बनी है इसमें। आपको बता दें, इससे पहले पिछली टर्म में, यानी कि जो पिछली बार वाली सरकार थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है डिपार्टमेंट इनके पास थे। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके पास थी, अनुराग ठाकुर के पास, ठीक है। और जो ये दूसरी मिनिस्ट्री ने मिली है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भूपेंद्र यादव के पास थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। आपको बता दें, जो मिस्टर मांडविय हैं, इन्होंने लोकसभा 2024 के इलेक्शंस पोरबंदर सीट गुजरात से जीता है। हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द हेलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। हेलबॉर्न नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुमित नागल। देखिए, सुमित नागल, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जो टेनिस कंपटीशन होने वाला है उसमें अपनी जगह पक्की कर ली है। हाल ही में इन्होंने हेलिब्रॉन जर्मनी में आयोजित एटीपी चैलेंजर मेंस टाइटल जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में हराया है अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को, जो कि स्विट्ज़रलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। आपको जानना चाहिए कि ये वाला जो एटीपी चैलेंजर है, ये इनका 6th एटीपी चैलेंजर है जो सुमित नागल ने जीता है। इससे पहले ये चेन्नई ओपन इन्होंने हाल ही में जीता था इस साल की शुरुआत में। हु इज़ द फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर फ्रॉम इंडिया टू विन अ बाउट एट द यूएफसी। यूएफसी में मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा पूजा तोमर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इंडिया की पूजा तोमर, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर बन गई है हमारे देश से, जिन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी में एक बाउट जीती है। और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है यूएफसी लुइसविले यूएसए में जो ये हुआ है कंपटीशन। और ब्राज़ील की रैन डोस सेंटोस को इन्होंने हराया है 52 केजी डिवीज़न में।
30 साल की पूजा, इन्हें साइक्लोन भी बोलते हैं, और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ये आती हैं। इन विच इवेंट डिड सरबजोत सिंह विन द गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024? सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। आपको जानना चाहिए इंडियन शूटर सरबजोत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ISF वर्ल्ड कप 2024 म्यूनिक जर्मनी में जो आयोजित हुआ। साथ ही इंडियन शूटर सिफ्ट कौर सामरा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में। इसी के साथ भारत ने इस टूर्नामेंट में केवल 2 मेडल जीते हैं। द नागी एंड नाक्टी बर्ड सेंचुरीज फ्रॉम विच स्टेट आर नाउ एडेड टू द रामसर लिस्ट? किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अब रामसर सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए बिहार है। आपको जानना चाहिए बिहार के 2 वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन या रामसर लिस्ट में जोड़ दिया गया है। इसी के साथ हमारे देश में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 82 हो गई है। तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में आती हैं दोनों ही सेंचुरीज, एक तो है नागी, दूसरी है नकटी बर्ड सेंचुरीज, तो इनको रामसर लिस्ट में जोड़ा गया है। रामसर साइट आप सभी जानते हैं, इसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है। रामसर एक जगह है ईरान में, तो वहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी यूनेस्को के तहत 2 फरवरी 1971 में। Who has become the first person to spend 1000 days in space? अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ओलेग कोनोनेंको। देखिए 59 ईयर ओल्ड रशियन कॉस्मोनॉट ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने स्पेस में 1000 दिन बिता दिए हैं। इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, तो 4 जून को उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। अब तक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 जर्नी कर चुके हैं 2008 से लेकर, अगर अभी तक हम देखें तो फिलहाल जो ये 1000 डेज इन्होंने पूरे किए हैं ये 15 सितंबर 2023 से काउंट किए जा रहे हैं। और एक और एस्ट्रोनॉट इनके साथ रहे हैं, 2 रहे हैं, एक तो नासा के एस्ट्रोनॉट लोरल ओहारा और दूसरे हैं निकोलाई चू, तो ये भी इनके साथ हैं। और अब बता दें, अगर ये जो मिस्टर ओलेग हैं, ठीक है, इनका मिशन 23 सितंबर 2024 को एंड हो रहा है और इस तरह से टोटल 1110 डेज जो है बिता देंगे। अच्छा, हाल ही में इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ये जो है तीसरी बार स्पेस में गई हैं और अब की बार ये फर्स्ट मेंबर बन गई हैं बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाने वाली। ठीक है, सुनीता विलियम्स, और इनके साथ एक और व्यक्ति रहे बज विल्मोर। विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप्स ब्रांच इन चेन्नई? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने चेन्नई में अपनी पहली स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी फर्स्ट स्टार्टअप्स ब्रांच को इनोग्रेट किया है चेन्नई तमिलनाडु में। द ब्रांच ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द स्टार्टअप्स। अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। What decision did the Monetary Policy Committee MPC of the Reserve Bank of India RBI make regarding the repo rate in June? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जून में रेपो रेट को लेकर क्या फैसला लिया? ऑप्शंस हैं, इंक्रीज्ड इट बाय या इंक्रीज टू 7%, डिक्रीज्ड इट टू 6%, रिड्यूस्ड इट टू 5.5% या फिर कैप्ट इट अनचेंज्ड एट 6.5%। तो सही आंसर हमारा यही है डी, कैप्ट इट अनचेंज्ड एट 6.5%। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है MPC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, हाल ही में इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने 4-2 के फैसले से 4-2 की मेजोरिटी से ये फैसला लिया है कि रेपो रेट हम अनचेंज रखें 6.5% पर। यानी कि 4 लोग तो जो है अनचेंज्ड के पक्ष में थे, 2 लोग चाहते थे इसको चेंज करना। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कौन थे। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट्स 6.25% ही रहेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.75% ही रहेगा। आपको बता दें लगातार 8वीं बार है जब पॉलिसी रेट को अनचेंज्ड रखा गया है ताकि हाई इन्फ्लेशन से जो है बचा जा सके। लास्ट टाइम जब रेपो रेट हाइक की गई थी तब फरवरी 2023 में की गई थी। उसके बाद से जब ये बाई मंथली पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, सेम रखा गया है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इन्होंने GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है 2024-25 के लिए
इसको अपवर्ड कर दिया है। पहले 7% बताया था जीडीपी फोरकास्ट और अब 7.2% बताया है। फर्स्ट क्वार्टर में 7.3% रहेगी, सेकंड क्वार्टर में 7.2%, थर्ड क्वार्टर में 7.3% और फोर्थ क्वार्टर में 7.2%। साथ ही इसने कहा है कि हम अकोमोडेशन जो है उसको विड्रॉल कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, अकोमोडेशन होता है, विड्रॉल होता है, अकोमोडेशन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसी पर ही बने हुए हैं कि हम जो है अकोमोडेशन से जो है विड्रॉ करते हैं। इन्फ्लेशन के लिए होता है, इन्फ्लेशन ताकि ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 4-2 से फैसला लिया गया है। तो जो एक तो शक्तिकांत दास हैं और शशांक भिडे, राजीव रंजन और माइकल देवव्रत पात्रा, तो इन्होंने तो ये वोट किया था कि अनचेंज रखते हैं 6.5% पर। और जो 2 मेंबर हैं असीमा गोयल और जयंत आर वर्मा, इन्होंने कहा था कि जो रेपो रेट है इसको 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी किन की थी? ऊपर वालों की, जिन्होंने अनचेंज रखने के लिए कहा था, इसलिए वही फैसला लिया गया है। सीपीआई इन्फ्लेशन इन्होंने बताया कि 4.5% रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर में 4.9%, सेकंड क्वार्टर में 3.8%, थर्ड क्वार्टर में 4.6%, फोर्थ क्वार्टर में 4.5%। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी एमपीसी की, ये 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में होगी। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको बताई है ना, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा ना, आप बैंकिंग का, ठीक है, आरआरबी, पीओ या क्लर्क का जो भी होगा, तो उसमें इस तरह की चीज़ पूछ लेते हैं। तो तब जब कोई अगर मीटिंग हुई होगी, ठीक है, तो उसमें याद रखना कि अगली मीटिंग एमपीसी की कब होगी, ठीक है, 6 से 8 अगस्त के बीच में होगी, ठीक है। तो अब जब ये 6 से 8 अगस्त में जब ये मीटिंग होगी आरबीआई की, ठीक है, तो उस वक्त भी निकल के आएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, तो वो आप याद रखिएगा। हु टुक ओवर द एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, कमल किशोर सोन। कमल किशोर सोन, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल का एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आती है। फिलहाल ये एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल हैं लेबर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। आपको बताया जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये वन ऑफ द 2 मेन स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडीज़ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती हैं, ठीक है। तो एक तो ये है और दूसरी कौन सी है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। अच्छा, जो ये ESIC है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था ESI एक्ट 1948 के तहत। What is the required minimum net worth for applicants to be recognized as self-regulatory organizations in the fintech sector within a year? 1 वर्ष के भीतर फिनटेक क्षेत्र में स्वनियामक संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदकों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2 करोड़ रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ फाइनल फ्रेमवर्क रिलीज़ किए हैं, जिसके तहत जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा फिनटेक सेक्टर के लिए। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ ओरल रूप से कि क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। देखिए, आरबीआई क्या कह रहा है ना कि कोई जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है तो आवेदन कर सकता है, ठीक है, अगर फिनटेक सेक्टर में वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब खुद से रेगुलेट करेगा जो फिनटेक कंपनीज हैं उनको, ठीक है। तो आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क जारी किए हैं कि यदि कोई, मान लीजिए बहुत सारे घटक दल हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हम सदस्य लेंगे और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जैसे फिनटेक कंपनीज़ हैं उनको हम रेगुलेट करेंगे। तो उसी के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ये फिनटेक कंपनीज़ और आरबीआई के बीच में एक जो है कम्युनिकेटर का कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक कंपनीज़ के लिए, तो इसमें जो है एनबीएफसी से भी मेंबर हो सकते हैं, बैंक से भी मेंबर्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए 3-4 गेमिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो गेमिंग कंपनीज़ के लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और ख़ुद से उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की जो है सोची है कि हम लोग इसको रेगुलेट करेंगे, गेमिंग सेक्टर को, ठीक है। इसी तरह से जो ये सब फिनटेक कंपनीज़ हैं इनके रेगुलेशन बनेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ बनेंगी। यहाँ लिखा भी है, देखिए, जो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड द रेगुलेटर। तो ये स्टैंडर्ड सेट करेगा कि जो इंडस्ट्रीज़ है किस तरह से चलनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, वो सब।
तो इसमें बताया है कि कोई भी जो भी एप्लीकेंट्स जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है, उसे जब हम लोग अप्रूवल दे देंगे तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी जो नेटवर्थ है वो 2 करोड़ होनी चाहिए, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए, और जो उस रेगुलेटर बॉडी है उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसमें जो है 10% से ज़्यादा किसी भी एंटिटी का शेयर नहीं होना चाहिए। तो ये है इस पूरे का मतलब। आई होप आप समझ गए होंगे। What was the All India Consumer Price Index for Industrial Workers CPI-IW for April 2024? अप्रैल 2024 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी है 139.4। देखिए लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है, इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी किए हैं, और इसमें जो है 317 मार्केट्स से जो है रिटेल प्राइसेस कलेक्ट किए जाते हैं, तब इसको बनाया जाता है। तो फरवरी 2024 के लिए जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहा, ये 139.2 रहा, मार्च के लिए 138.9 रहा, अप्रैल के लिए 139.4 रहा है। बाकी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो रहा फरवरी 2024 के लिए ये 4.90% रहा है, मार्च के लिए 4.20% रहा है, और अप्रैल के लिए 3.87% रहा है। What was the All India Consumer Price Index for Agricultural Laborers for April 2024? अप्रैल 2024 के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था? सही आंसर ऑप्शन बी है 1263। देखिए लेबर ब्यूरो फिर से वही जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है, इन्होंने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबर्स इन दोनों के लिए ही जारी किए हैं। और आपको बता दें मार्च के लिए जो एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए ये इंडेक्स रहा ये 1259 रहा, और रूरल लेबरर्स के लिए 1270 रहा है। अप्रैल में 1263 और 1275 रहा। When is the World Accreditation Day celebrated? विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है जून 9। देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया है 9 जून को, और थीम रहा एक्रीडेशन एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। एक्रीडेशन तो आप समझ रहे होंगे जैसे मान्यता वगैरह देते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना ईयर याद रखिएगा। और हमारे देश में जो थर्ड पार्टी नेशनल एक्रीडेशन सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करने की जो जिम्मेदारी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही है। अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल इंडिया नीड टू मीट इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 385 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए इसमें ये मूडीज रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया है कि यदि भारत 2030 तक अपना 500 गीगावाट्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है उसे पूरा करना चाहता है तो भारत को 385 बिलियन यूएस डॉलर की ज़रूरत होगी। और अगले डिकेड तक भी, अगले दशक तक भी जो मेन सोर्स रहेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो कोल ही रहने वाला है। आप सभी जानते हैं इंडिया एक मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, ठीक है, और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमें 5 गीगावाट हर साल जनरेट करनी होगी अगर हम 500 गीगावाट का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। 2022 में जो हमारा टारगेट था 175 गीगावाट का वो हम मिस कर चुके हैं। हालांकि इसने कहा है कि एनुअल अगर हम 44 गीगावाट भी ऐड करें तब भी हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। Which university gained the top spot in India in the latest QS World University Ranking? नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे। देखिए लेटेस्ट एडिशन जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का, इसमें जो टोटल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 61% यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, और IIT बॉम्बे इसमें टॉप पर है अगर हम भारत की बात करें। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जिसे कहते हैं ये बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड है, और 13वीं दफ़ा ये जो है पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर UK का इंपीरियल कॉलेज लंदन है, उसके बाद तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जॉइंटली तीसरे नंबर पर रखे गए हैं। एशिया से अगर हम बात करें तो 9th नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आता है ओवरऑल। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है इसकी ग्लोबली अगर हम देखें रैंकिंग तो 118 ही है, जबकि 2024 में 149 थी, तो 31 रैंक ये ऊपर बढ़ा है। IIT बॉम्बे के बाद फिर IIT दिल्ली आता है, फिर IISc बेंगलुरु आता है।
ठीक है। इन दोनों की भारत में रैंक दूसरी और तीसरी है। IIT दिल्ली जो है 47 रैंक ऊपर चढ़ा है, 197 से अब 150 पर आ गया है। वहीं IISc बेंगलुरु 225वीं रैंक से 211 पर आ गया है। तो 14 रैंक की छलांग इसने लगाई है। IIT इंदौर इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो 454 इसकी रैंक थी, अब ये 477 पर पहुंच गया। इस साल सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये नई एंट्री है टॉप 20 में, और 441 से 450 की रैंक वाला जो ब्रैकेट है उसमें इसे शामिल किया गया है। मतलब भारत में तो ये 16th रैंक है, बाकी ओवरऑल 641 से 650 वाले ब्रैकेट में है। अच्छा, ये जो एडिशन रहा इसमें भारत से जो 46 यूनिवर्सिटीज़ थी, इसी के साथ जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है वो 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड रहा है इस रैंकिंग में। एशिया में 3rd पोजीशन पर रहा है, और केवल जापान और चाइना ही जो है भारत से आगे हैं अगर हम एशिया में बात करें। यानी कि हायर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा किस देश की रिप्रेजेंट की गई, तो सबसे ज़्यादा चाइना से 71 यूनिवर्सिटीज़, दूसरे नंबर पर जापान 49 यूनिवर्सिटीज़, और तीसरे नंबर पर भारत 46 यूनिवर्सिटीज़। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर देख लेते हैं। वेयर इज सुंदनुक volcano situated, Iceland? Which Indian tennis player won ITF M15 Kingston title? Aryan Shah. How many seats did the SP-led India bloc win in Uttar Pradesh? 43. Which stadium hosted the India-Pakistan T20 Cricket World Cup match? Nassau County International Cricket Stadium, New York. Name the activist who began an indefinite fast demanding the implementation of the Maratha quota? Manoj Sarangi Patil. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDA? हाउ मेनी यूनियन मिनिस्टर्स लॉस्ट इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन? विच इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट टीम इज निकनेम्ड द राइनोज? मैंने आपको कई बार बताया जो भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है ना इस T20 वर्ल्ड कप में, नेपाल हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, इस तरह की जो नई नई टीम्स हैं इनके निकनेम जरूर देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बताना है आपको द राइनोज किस क्रिकेट टीम का निकनेम है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स इलेक्शंस टू द लोकसभा टू बी हेल्ड वंस एवरी 5 years? अब आप में आएगा कि हम एक नाम कैसे देखें, तो सिंपल है। जैसे मान लीजिए नेपाल का देखना है तो गूगल पर सर्च करो नेपाल क्रिकेट टीम या नेपाल मेंस क्रिकेट टीम, गूगल खोलोगे आप तो साइड में दिख जाएगा उनका निकनेम। The legislative assembly elections in which states were held simultaneously with the general election 2024 in India? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में उससे बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे 1 year मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज है ये। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिलहाल हमारे इस कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत। कूपन कोड आपको लगाना है समर। तो करना क्या है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ आपको जनरल अवेयरनेस कोर्स देखने को मिलता है, उसे जब आप बाय करेंगे तो कूपन कोड लगा दीजिएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप हमारी ऐप के रिव्यूज़ पढ़ेंगे, जेन्युइन रिव्यू है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमारा कंटेंट काफ़ी बेनिफिशियल रहा है एस्पिरेंट्स के लिए। कई लोगों ने अपने यहाँ पर रिव्यूज़ छोड़े हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं और कुछ अभी सिलेक्ट होने वाले हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और जो भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।